नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि सरकार के अंदर जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, बॉडी होती है, एक तरह से आप कह सकते हो, वो है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पर जो भी निर्णय लेती है वो यहाँ पर सभी को मानना पड़ता है। मतलब सरकार की तरफ से जो भी डिसीजन होता है वो इनके द्वारा लिया जाता है। वैसे ही कंपनीज के अंदर अगर आप देखोगे तो जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है इसको कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब कि बोर्ड ने जो भी फैसला लिया है वो कंपनी को फॉलो करना होगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर में भी हो सकता है कि 10 लोग हों, 15 लोग, डिपेंड करता है, अलग अलग नियम कानून के हिसाब से, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन यहां पर होता क्या है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर हैं वो चुने जाते हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा। तो पूरे विश्व में अगर आप इस समय देखोगे तो एक इशू के बारे में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, वो है आपका डाइवर्सिटी को लेकर, कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उसके अंदर कितने फीमेल होने चाहिए, यहां पर माइनॉरिटी ग्रुप से कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो डाइवर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर सिर्फ मेल मेंबर्स हैं, यहां पर कोई फीमेल नहीं है। तो इसके बारे में अगर आप देखोगे तो इस समय नस्दाक के अंदर जो फर्म्स हैं, देखिए आपने देखा होगा पूरे विश्व में अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज होता है। जैसे हमारे यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है देश के अंदर। वैसे यूएस का एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज है जिसको कहा जाता है नस्दाक। वैसे ही आपने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना होगा। तो वहां पर क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो भी फर्म्स आती हैं उन्होंने बोला है, नस्दाक ने नियम निकाला है यहां पर, और जल्दी इसको हो सकता है लागू कर दिया जाएगा, कि जितने भी कंपनीज इसके अंदर लिस्टेड हैं यहां पर, जिसके बाइंग एंड सेलिंग होती है शेयर्स की, तो उन कंपनीज की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसमें एटलीस्ट एक विमेन होनी चाहिए, और इसके साथ साथ एटलीस्ट एक माइनॉरिटी ग्रुप से या फिर एलजीबीटी कम्युनिटी से यहां पर एक डायरेक्टर होना चाहिए। तो ये पूरा मामला चल रहा है। तो यहां पर आपके भारत के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के अंदर जो कंपनीज हैं वो किस तरह से जो डाइवर्सिटी है उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं, सेबी का क्या कहना है इसके ऊपर, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत करें दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डायरेक्टर्स हैं इनका रोल क्या होता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सपोज 9 लोग हैं जो कि एक कंपनी चला रहे हैं। कोई कंपनी है, कंपनी ABC, इसको चलाने के लिए जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है वो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सपोज मैं कहता हूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिसमें टोटल 9 मेंबर्स हैं, तो यहां पर जो भी वो डिसाइड करते हैं वो कंपनी को फॉलो करना होता है। ऑल्दो आपने सुना होगा CEO होते हैं। देखिए, जो CEO होते हैं वो डे टू डे के कामकाज देखते हैं, लेकिन जो डिसीजन लेना है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है कि कंपनी किस तरफ जाएगी, डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर एक चीज का जो डिसीजन है दोस्तों, बड़े डिसीजन, वो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा लिया जाता है। अब जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसके अंदर ये जो 9 मेंबर्स हैं वो कैसे चुनकर आते हैं। ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके पास जितना ज्यादा शेयर होगा वो हिसाब से वोटिंग करेंगे और अपने पर्संस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठा देंगे, और उसी हिसाब से फिर पूरी कंपनी चलेगी। जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस के अंदर सपोज मैं कहता हूं 46%, 47% यहां पर हिस्सा किसके पास है, अंबानी के पास है। तो यहां पर वो अपने डायरेक्टर्स को बैठाएंगे, राइट, वो अपने ही पर्सन को तो बैठाएंगे। हो सकता है खुद भी यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आ जाएं, लेकिन यहां पर वो अभी इसके अंदर नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर वो उन्होंने अपने पर्सन को बैठाया हुआ है। तो वो जो भी डिसाइड करेंगे वही उनका पर्सन यहां पर उस तरह से कंपनी चलाएगा। लेकिन क्या होता है कि कुछ इसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं। जैसे कि भारत के केस में मैं आपको बताऊं, यहां पर सेबी का नियम है कि 1/3 जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं उसमें से 1/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। कहने का मतलब है, सपोज यहां पर मैंने आपको बताया 9 डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी को चला रहे हैं, इसमें से 3 डायरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन होते हैं? वो ये पर्सन होते हैं दोस्तों जिनका कोई रिलेशन नहीं है कंपनी के साथ। मतलब कि कंपनी अलग से किसी पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करती है। अब क्यों करेगी? आप खुद सोचो क्यों करेगी? क्योंकि यहां पर नियम यह कहता है कि कंपनी क्या है, कंपनी तो अब लिस्टेड हो चुकी है, यहां पर कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि कंपनी सही से चला रहा है कि नहीं। रिसेंट आपने कई सारे केसेस देखे होंगे जहां पर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, कुछ घोटाला हो जाता है। तो ये सारी चीजें ना हो, इसके लिए यहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे कि आपको पता होगा जो SBI की चेयरमैन रह चुकी हैं अरुंधति भट्टाचार्य, वो करीब 2013 से लेकर 2017 तक चेयरमैन थी। उन्होंने उसके बाद वो रिटायर हो गई। तो 2018 में विप्रो ने क्या किया था कि उनको
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिक्लेयर कर दिया था। मतलब कि विप्रो का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें यहां पर अरुंधति भट्टाचार्य आ गई थी, ऑल्दो बाद में चलकर उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, वो इंडिपेंडेंट है, उनको इस कंपनी से लेना देना नहीं है, लेकिन वो वहां पर आती हैं, देखती हैं कि सब कुछ सही तो चल रहा है, कंपनी कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रही है, क्योंकि कंपनी के शेयर्स पब्लिक के पास भी हैं, अगर कंपनी गलत करेगी तो सबको इफेक्ट होगा। इसीलिए जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है कि वो अपॉइंट किए जाते हैं कहीं बाहर से, और वो कुछ फीस चार्ज करते हैं, उनको कुछ फीस पे करनी होती है कंपनी को, वो पे कर दिया जाता है। तो ये होते हैं आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब यहां पर क्या हुआ है, तो नस्दाक स्टॉक एक्सचेंज, जैसा कि मैं आपसे बता रहा था, पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो कई स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नस्दाक हो गया, इसके अलावा भारत के अंदर आप देख सकते हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, साउथ अफ्रीका के अंदर जोहान्सबर्ग आपका सिक्योरिटीज एक्सचेंज है, कई जगह आप देख सकते हो, चाइना का शंघाई कॉर्पोरेशन स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये सारे हैं। तो नस्दाक के अंदर क्या है कि इसके अंदर कंपनीज लिस्टेड होती हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, वहां पर कई सारे रिलायंस, टाटा, कई सारे कंपनीज हैं। वैसे ही नस्दाक स्टॉक एक्सचेंज में भी यहां पर कई सारे यूएस की कंपनीज हैं। तो ये कंपनी को कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं अगर उनकी कंपनी लिस्टेड है नस्दाक एक्सचेंज में। तो यहां पर अब नस्दाक ये कह रहा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन सभी कंपनियों का, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एटलीस्ट एक फीमेल होंगी, ठीक है, और यहां पर एक माइनॉरिटी ग्रुप से, रेशियल माइनॉरिटी ग्रुप, आपको पता है वहां पर ब्लैक व्हाइट को लेकर काफी बड़ा मुद्दा चलता है, तो ब्लैक जो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है, ठीक है, तो ये यहां पर इसके अंदर शामिल होंगी, या फिर जो LGBTQ कम्युनिटी होती है, जिनका सेक्सुअल और प्रेफरेंस जो है वो कुछ अलग होता है बाकी जनरली से, तो यहां पर LGBTQ कम्युनिटी जो है वो भी हो सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर। या तो आप माइनॉरिटी ग्रुप को अपॉइंट करिए या फिर LGBTQ को करिए। तो ये यहां पर एक नियम बनाया जा रहा है। तो यहां पर अब हम आते हैं कि भारत के कंपनीज को लेकर क्या है डाइवर्सिटी का जो रूल है। इसमें यह बोला जाता है कि जितने भी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, जो भी आप कंपनीज के शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो ना स्टॉक एक्सचेंज पर, जितने भी कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पर भारत के अंदर, उन सभी को अपना जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें एटलीस्ट एक वुमेन, एक महिला को शामिल करना होगा। मतलब ये कंपलसरी है, अगर यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो उसमें एटलीस्ट एक वुमेन होंगी, ऐसा नियम बताया गया है। तो ये सभी लिस्टेड कंपनी के लिए हैं, जो लिस्टेड हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज पर हैं। अगर सपोज उसमें से नहीं भी हैं तो उस केस में यहां पर अगर उनका कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है या फिर एनुअल टर्नओवर उस कंपनी का 300 करोड़ से ज्यादा है, तो उस कंपनी को भी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर एक वुमेन को शामिल करना होगा, ऐसा नियम कहता है। और फर्दर में मैं आपको बता दूं, जो सेबी है उन्होंने कह दिया है कि 1 अप्रैल 2020 से जो 1000 सबसे बड़ी कंपनी होगी मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से, उनको भी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, ध्यान रखिएगा मैंने अभी आपको इसीलिए सबसे पहले एक्सप्लेन किया था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक वुमेन होंगी बोर्ड के अंदर, यह भी बोला गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 9 टोटल डायरेक्टर्स हैं, तो 9 डायरेक्टर्स में मैंने आपको पहले ही बताया 1/3 कौन होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो 3 इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये जो इंडिपेंडेंट हैं 3 डायरेक्टर्स, इसमें से एक डायरेक्टर एटलीस्ट वुमेन होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। ये रिसेंटली यहां पर लाया गया था 1 अप्रैल से सेबी के द्वारा गाइडलाइंस में। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि भारत में कैसा परफॉर्मेंस है, तो लेट मी टेल यू, यहां पर जो आंकड़ा दिया गया है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एडवाइजरी सर्विसेज के द्वारा, उसमें बोला गया है कि जो टॉप 500 कंपनीज हैं उसमें से जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स हैं उसमें से 17% वुमेन हैं, ठीक है। टोटल मैं आपको बता रहा हूं जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं सभी कंपनीज को अगर आप मिला दीजिए, उसमें से 17% वुमेन है, जिसमें भी अगर आप देखोगे तो 44% कंपनीज ऐसी हैं जो कि 2 या 3 से ज्यादा वुमेन डायरेक्टर्स हैं, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा कितने कंपनीज में वुमेन डायरेक्टर नहीं है जो कि कंप्लाई नहीं करते हैं, तो 3% ऐसी कंपनीज हैं जिसमें कोई भी वुमेन डायरेक्टर्स नहीं हैं अभी भी। और इसमें से भी अगर आप देखोगे तो ज्यादातर जो प्रॉब्लम है वो आपको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में देखने को मिलेगा। जो पब्लिक सेक्टर जो सरकारी कंपनीज होती हैं उनके अंदर क्या है कि अच्छे से कंप्लायंस नहीं किया जाता है। ऑल्दो सेबी ने रूल्स को काफी स्ट्रिक्ट कर दिया है, लेकिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का कहना है कि हमारे यहां जो अपॉइंटमेंट है वो मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है, इसलिए हम जल्दी से अपॉइंटमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये जो रेगुलेशंस वगैरह हैं उसको मीट नहीं किया जाता है। तो ये भी एक आप प्रॉब्लम देख सकते हो जो सरकारी कंपनीज होती हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए, जब सरकार ही फुलफिल नहीं करेगी प्रॉमिस, तो यहां पर बाकी प्राइवेट कंपनीज के बारे में तो आप छोड़ ही दीजिए। तो यहां पर रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार लोग क्या करते हैं, अपने ही फैमिली मेंबर्स को, किसी को यहां पर वुमेन, क्योंकि एक वुमेन चाहिए डायरेक्टर के तौर पर, उनको बैठा दिया जाता है। तो रियलिटी कई बार यह भी देखने को मिला है कि अपने ही मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर का
मेन काम क्या है? इंडिपेंडेंटली चीजों को देखना कि कहीं वो गलत चीजें तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन कई बार देखने को मिला है कि अपने ही मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद पर बैठा दिया जाता है। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखिए, कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि लीड कर रहे हैं लेटर एंड स्पिरिट में, ताकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो वुमेन हैं उनको लाया जाए। लेकिन जाने से पहले मेरा आपके लिए क्वेश्चन है यहां पर कि आप क्या मुझे बता सकते हो कि क्या हमारे देश में भी जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है, क्या इनके लिए भी कंपलसरी कर देना चाहिए? वुमेन का तो कंपलसरी है, लेकिन यहां पर जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है, क्या उनको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर लाने के लिए कंपलसरी करना चाहिए कि नहीं? लेट मी नो आपका क्या सजेशन है। लेकिन आई होप कि इस पूरे वीडियो में मेरा मकसद था कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेके जो इकोनॉमिक टर्म्स बताएं, वो आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है कि किस देश के साथ भारत का कोई भी बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। ये आपको बताना है इन 4 देशों में से। मैं इसका राइट आंसर अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।